वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम हरगुन सहानी है। आई हैव क्लियर्ड जेआरएफ इन कॉमर्स एंड ऑल्सो नेट इन मैनेजमेंट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑन द स्ट्रैटेजी टू क्रैक एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2020। चलिए हम आज के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, इस वीडियो को मैंने 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एनटीए जेआरएफ एग्जाम। ये सेगमेंट स्पेशली बिगनर्स के लिए है। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक अ स्टार्ट एंड अ मीनिंगफुल नोट्स फॉर एनटीए नेट जेआरएफ एग्जाम। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अब कितना टाइम को डिवोट करना चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेट जेआरएफ एग्जाम। फोर्थ, हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है रिवीजन की, रिवीजन कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं एनटीए के एग्जाम के लिए। फिफ्थली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, हाउ टू बी काम एंड पॉजिटिव थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। Okay friends, let's start with the first segment. How to start your preparation for NTA JRF exam 2020. First of all, most important, prepare your mind and your heart. यहाँ पे माइंड को प्रिपेयर करने से ये मतलब है कि आप जब भी किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को स्टार्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ना, आपको उसके एलिजिबिलिटी, उसके पेपर पैटर्न, उसके करियर ऑप्शंस क्या है अगर आप आगे उसको क्वालिफाई करते हैं, उस एग्ज़ाम का स्कोप क्या है, आपको इन सब डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। एक बार आपको पता चल गया कि हाँ ये एग्ज़ाम है, ये सब इसकी डिटेल्स है और इसको करने से हमें आगे ये मिलेगा, उसके बाद आप अपना प्रिपेयर करिए हार्ट को। ना हार्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे? सिंपली आप अपने आप से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करिए। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं रिसर्च या टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आपका आंसर यस आता है दिल से, तभी आप आगे के स्टेप्स को देखिए। वरना अगर आपका दिल और माइंड दोनों ही प्रिपेयर नहीं है तो आप एग्जाम को क्या प्रिपेयर करेंगे। ओके, सपोज हम करते हैं कि आपके माइंड ने भी हाँ बोला और आपके हार्ट ने भी हाँ बोला कि हाँ हमारा, आपको पता भी है सब कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, प्लस आपके हार्ट ने भी हाँ कह दिया हाँ मैं इसी फील्ड में करियर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक, नेक्स्ट आपका स्टेप जो आता है नंबर 2, दैट इज प्रिपेयर बेसिक्स फर्स्ट, दैट इज सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स ये 2 हेल्पलाइंस होती है उस एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर बताते हैं कि आज तक उस एग्जाम में क्या पूछा गया है, किस स्टाइल के क्वेश्चन आए हैं, क्या पैटर्न रहा है, और आगे भी उससे मिलता जुलता ही वही पैटर्न रहता है। और सिलेबस हमारी दूसरी हेल्पलाइन है जो ये बताता है कि एक एग्जाम की बाउंड्री लिमिट क्या है, किस टॉपिक से क्या यूजीसी नेट वालों ने क्या डिसाइड किया है कि इसमें से कितना है, क्योंकि हम सब जानते हैं सबके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा वास्ट होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस सिलेबस को और इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को हो सके तो फिजिकल फॉर्म में रखिए। सिलेबस को तो आपको प्रिंटेड शीट्स में या आप खुद लिख लीजिए, ज़रूर होना चाहिए, और कोशिश करिए तो ये आप इसको बार बार देख सके, अपनी वॉल पे चिपका लीजिए या आपके स्टडी टेबल पे रखिए। इसका सिंपल सा रीज़न यही है, जितनी बार आप सिलेबस को देखेंगे उतनी बार आपको समझ आएगा कि अच्छा मैंने ये यूनिट में इतना कवर कर लिया, इस यूनिट में ये पढ़ना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन पे या अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे सेव करके मत रखिए, इसका फिजिकल फॉर्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपके पास सिलेबस भी हो गया, आपने प्रीवियस ईयर भी पेपर्स भी आपके पास हो गए। अच्छा, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक काम करिएगा, जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं इसमें, कम से कम 3 इयर्स के पेपर को उठाएं, कुछ नहीं करना उनको, बस उसको रिव्यू करें, पन्ने पलटते जाए, क्वेश्चंस देखते जाए, उनको एक आइडिया लगेगा कि इस एग्जाम में क्या पैटर्न है, क्या स्टाइल है क्वेश्चंस का, उनको किस डेप्थ में इस पेपर की तैयारी करनी है। ओके, आपने ये सब हम मानते हैं कर लिया। इसके बाद आप एक यूनिट लीजिए पेपर 1 से और एक यूनिट लीजिए पेपर 2 से। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक टाइम अलॉट करिए प्रत्येक यूनिट के लिए। मैंने अपने हिसाब से 7 डेज लिखा है।
आप अपने हिसाब से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग इन डेज को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेमो टाइप दिया है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 7 डेज लिया है तो उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे इन यूनिट्स की प्रिपरेशन के लिए। देखिए, पहले के 4 डेज को आप रखिए नोट मेकिंग, पेपर 2 यूनिट प्लस पेपर 1 प्रैक्टिकल यूनिट। मानती हूँ मेरा पेपर 2 है कॉमर्स, ठीक। अब मैंने कॉमर्स में से एक यूनिट सेलेक्ट करी जो कि थी मार्केटिंग, और पेपर 1 में से मैंने एक यूनिट ऐसी सेलेक्ट प्रैक्टिकल यूनिट लिखा है। ऐसी यूनिट सेलेक्ट करी जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। ऐसी यूनिट्स में प्रैक्टिस बहुत डिमांड होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तभी आप उसी दिन आपका एग्जाम में क्लियर होगा ये, ठीक है। तो मैंने एक अपनी यूनिट सेलेक्ट करी मार्केटिंग और दूसरी मैंने अपनी यूनिट सेलेक्ट करी जो कि थी डेटा इंटरप्रिटेशन। 4 डेज तो मैं एटलीस्ट इन दोनों यूनिट्स को इनके नोट्स बनाऊंगी, इनके बारे में बुक्स में पढ़ूंगी, इंटरनेट से पढ़ूंगी, उसके बाद इनको समझ के इनके नोट्स बनाऊंगी। उसके बाद 1 डे मैं रखूंगी इनकी रिविजन के लिए, प्लस पेपर 1 तो देखो रिविजन नोट्स विल बी फॉर मार्केटिंग यूनिट, लेकिन जो पेपर 1 होगा वो तो आपका चलता जाएगा। सी पेपर 1 में से आप पहले तो ऐसी यूनिट उठाइए डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे आपने उठाई, वो यूनिट आपके इन पूरे 7 दिन चलेगी। 7 दिन आपने कुछ टाइम अलॉट कर लिया है, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हमने यूनिट के नोट्स बनाए थे, जैसे कि मार्केटिंग के जो भी नोट्स बनाए होंगे, उस 1 डे में हम बैठ के रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या हमें उसका पूरा कंटेंट समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अपने टीचर्स से, गाइड से, इंटरनेट से, यूट्यूब से कंसल्ट करके उन डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक। ये हो गया आपका 1 डे फॉर रिविजन ऑफ नोट्स। नाउ आपके 7 दिन में से 5 दिन तो ये हो गए, अब बचे 2 डेज। अब ये 2 डेज बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है और ये मैंने अपनी प्रिपरेशन में स्पेशली करे थे। मैं क्या करती थी, 4 दिन जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए, 1 दिन मैंने रिवीजन कर लिया, उसके बाद मैं 2 डेज रखती थी जिसमें मैं उस पर्टिकुलर यूनिट, यहाँ पे आपने मार्केटिंग का एग्जाम्पल लिया है, मार्केटिंग को उठाती थी और अपनी, जैसे मेरे पास ट्रू मैन गाइड थी या उपकार गाइड थी, आप कोई भी गाइड ले सकते पेपर 2 के लिए। आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस पर्टिकुलर यूनिट जैसे कि मार्केटिंग के मैंने उठाया और मैं प्रीवियस ईयर पीछे से स्टार्ट कर देती थी। वहाँ से मैं देखती थी कि मार्केटिंग के यूनिट के क्वेश्चंस कहाँ पे हैं, उन क्वेश्चंस को देखकर मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती थी। जितने भी मैंने नोट्स बनाए थे उनसे बिना देखे हुए, जो भी मेरी नॉलेज मुझे गेन हुई थी नोट्स बनाने के बाद, उसके बाद मैं अपने आप को टेस्ट करती थी मुझे कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं। अब ये स्ट्रैटेजी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि पहले सारे यूनिट्स कंप्लीट कर ले, फिर हम उसके बाद उन सब यूनिट्स का रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आखिर में अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, आप जब एक यूनिट को कर रहे हैं, वो यूनिट इतनी वास्ट होती है, आप उसी समय प्रैक्टिस करिए। बाद में क्या होता है कि जब आप सारी पूरा पेपर देखते फिर आपको लगता है अरे यार ये टॉपिक रह गया, ये वाला टॉपिक भी रह गया, अभी तक ये तो हमने किया ही नहीं है। देखिए, एक और बात है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए, आपको यहाँ कुछ न्यू टॉपिक्स दिखेंगे। काफ़ी ऐसे टॉपिक्स होते हैं एनटीए नेट में या पहले जैसे सीबीएसई कंडक्ट कराता था, जो आपके सिलेबस में तो नहीं मेंशन है, स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में नहीं लिखा है कि ये पूछा गया, लेकिन वो पूछे जाए जा रहे हैं। मतलब वो नए टॉपिक्स है जिस पे आपने नोट्स नहीं बनाए हैं। आपके पास ये अच्छा समय है, आपके सामने वो टॉपिक्स आए, आप अपने गूगल करिए, उनके नोट्स बनाइए, बुक्स रेफर करिए और उनके नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट टाइम जब आप फिर रिवाइज करेंगे इस यूनिट को तो उन टॉपिक्स को ज़रूर से रिवाइज करिएगा, ठीक है। जब आपने, ये हो गया आपका एलोकेशन 4, 1 एंड 2 डेज का, जो आपका पूरा बन जाएगा 7 डेज का। आपने वहीं पढ़ाई करी, उसको रिवाइज किया और अपने आप को टेस्ट भी कर लिया कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया, नहीं समझ आया तो फिर से जाके रिवाइज करिए, फिर से अपनी नोट्स का रिविजन करिए। ओके, अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, दैट इज हाउ टू मेक स्मार्ट एंड मीनिंगफुल नोट्स फॉर नेट जेआरएफ एग्जाम। ठीक है, नोट्स मेकिंग के लिए डेज तो आपने अलॉट कर लिए, लेकिन अब नोट्स कैसे बनाए जाएं। फर्स्ट टिप इज मेक शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स ईजी फॉर रिविजन। ऐसे नोट्स बनाओ जो कि
आपको पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको बुक से या इंटरनेट से देख के जैसे एग्जैक्ट डिटो लिखा है आपको नहीं करना। आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। अगर किसी चीज़ के बारे में लिखा है व्हाट इज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए ये सब तो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव बताओ, डिफाइन, प्रोसेस बताओ। यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा। आप जब भी इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसमें से आप देखो आपको नॉलेज क्या गेन हुई है, उस कॉन्सेप्ट का आपको पता क्या चला है, उसको नोट डाउन करिए। एंड शॉर्ट भी रखिए उन नोट्स को, बिकॉज आपको पूरा आगे रिवाइज करना होगा। रिविजन में आपको, अगर आप नोट्स बहुत ज़्यादा वाइड लगाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी उनको रिवाइज करने में। ओके, सेकेंड इज दैट इज डू नॉट जस्ट कॉपी थिंग्स, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट मोर। सी एनटी एग्जाम में जो मैं आपको बताऊँ चेंज आया है, स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस जो एनटी एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं वो स्टैटिक सिर्फ 35% रह गए हैं, डायनेमिक 65%। डायनेमिक से यहाँ मतलब है कॉन्सेप्चुअल। अब अच्छा खासा एक पोर्शन आता है असर्शन और रीजनिंग का, जिसमें आपकी पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है। आपसे वहाँ पे ये कोई, आप जैसे आप कोई डेफिनेशन आपने याद कर ली, नहीं, उस डेफिनेशन का याद करने का तो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, उस डेफिनेशन से आपको समझ क्या आया है। क्योंकि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उस एग्ज़ाम में आपको उस डेफिनेशन में एज इट इज़ उठ के क्वेश्चन आ जाए। उस डेफिनेशन में से क्वेश्चन आपको तब समझ आएगा जब आपने उस डेफिनेशन को समझा है कि इस डेफिनेशन में क्या समझाया गया है। नेट का पैटर्न अब बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअलिटी पे जा रहा है। अब कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग कोड ABC BCD EFG। अगर आपने किसी टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ा है तभी तो आप बता पाएंगे कि उसमें से ABC सही है, BCD सही है, DEF सही है। एक ही क्वेश्चन को वो इतने उसको MCQs में पूछेंगे, उसको मल्टीपल उसमें पूछ लेंगे, मैच द फॉलोइंग में, उसको रीजनिंग असर्शन में भी पूछ लेंगे, फिर पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बहुत, अब वैसा क्वेश्चन नहीं है कि एक चीज़ नहीं पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट दिस फॉर पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ किसी भी मार्केटिंग टेक्निक के बारे में, अब ऐसे नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत घुमा के पूछे जाते हैं, तभी आपको समझ आएंगे जब आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो। और हाँ, ये सिर्फ आपके पेपर 2 के लिए नहीं है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पेपर 1 में, रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड में तो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। पिछले ईयर्स में जो एक पैटर्न देखा गया है कि ये कहते तो है कि 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्क अभी क्वेश्चंस का रिसर्च से आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड से आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन के तो सेट क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज़ देखी गई थी पिछली बार की कॉम्प्रिहेंशन 2 बार आ गया था, तो प्लीज़ कॉम्प्रिहेंशन को भी मत इग्नोर करिए, उसको भी डेली प्रैक्टिस में रखिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी है, रोट लर्निंग एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। चलिए आइए देखते हैं रोट लर्निंग क्या होती है। रोट मतलब रट्टा मारना, मगअप करना। Rote learning refers to things that can be or are memorized usually by continued repetition and does not require or involve understanding. आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसी चीज़ें जो आप याद करने की कोशिश करते हैं, कैसे, बार बार उसको दोहरा के, एंड इट डज नॉट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज रोट लर्निंग। आपको नेट के एग्जाम के लिए ऐसे प्रिपेयर नहीं करना है। आपको जो आपने कॉन्सेप्ट लिखे हैं, जो ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, आपको उनको रटना नहीं है बैठ के। उनकी यूटिलिटी तभी आएगी जब आपको उनको समझ आया, आप उनको अप्लाई कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या है। सी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग रेफर्स टू लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग अटैच्ड। इट इज़ द एबिलिटी टू रिलेट न्यू इंफॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज। सी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग अटैच्ड लिखा है, मतलब आप सीख भी रहे हो प्लस समझ भी रहे हो, उसके साथ साथ आप उसको अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन से भी रिलेट कर पा रहे हो। कॉन्सेप्ट डेवलप करने से यही फ़ायदा है। अगर आपको एक बार किसी चीज़ का, किसी टॉपिक, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग की बात कर ले या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर ले, कैपिटल स्ट्रक्चर या लेवरेज या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर किसी ने प्रीवियसली पढ़ा उसको पता होगा कैसे इंटर रिलेटेड है ये टॉपिक्स। आपने एक बार उसको कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब उसको और 3-4 जगह अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक चीज़ 2-3 लाइनों को रट लिया तो आप उसको सिर्फ एक ही जगह अप्लाई कर सकते हो। वो भी पॉसिबल है आपको नहीं समझ आए कि उसमें सिर्फ वो 2 लाइन लिख कर भी आ गई ना और UGC वालों ने घुमा दिया,
तब भी आपको अगर आपने समझा नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा उसका आंसर क्या है। इसीलिए फोकस यही करिए कि आप कॉन्सेप्चुअल उसका कॉन्सेप्ट समझिए, नहीं समझ आ रहा है तो आप गूगल करिए, रिसर्च करिए, हेल्प लीजिए। ओके, अब हम तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे हाउ मच टाइम हैज़ टू बी डिवोटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेट JRF एग्जाम। ओके, कितना टाइम डिवोट करें। फर्स्टली अ रेशियो ऑफ 1:2 इज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पे एक रेशियो आप देख रहे होंगे 1:2। ये बहुत सारे आपने शायद पहले भी वीडियोस देखो यूट्यूबर्स ने बताया और ये मैंने भी उन्हीं से सीख के अप्लाई किया था। 1:2 मतलब कि इफ़ यू डिवोट 3 आवर्स डेली फॉर पेपर 1 देन यू शुड डिवोट 6 आवर्स डेली फॉर पेपर 2। मतलब कि देखिए, अगर आप 3 घंटे पेपर 1 में दे रहे हैं तो ये 1 हो गया, इस टू 2 तो आप 6 आवर्स जो कि हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड by 2 that will equal to your 6 hours। ये 6 प्लस ये 3 मिलके बना देते हैं 9 आवर्स। तो अब आपका दिन में आप कम से कम 8-9 आवर्स तो पढ़िए। ये एक 9 आवर्स मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया। अगेन आप अपने कंफर्ट, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। डिक्रीज करेंगे तो प्लीज़ क्वालिटी अच्छी करिएगा, और इंक्रीज करने का ये मतलब नहीं अगर आप दिन में 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसकी कोई क्वालिटी ही ना है। क्वालिटेटिव पढ़िए, नॉट क्वांटिटेटिव। एंड ये रेशियो ज़रूर मेंटेन करने की कोशिश करिए कि 1:2 में अगर एक भाग आप पेपर 1 का पढ़ रहे हैं तो उसी का डबल भाग आप पढ़िए पेपर 2 के लिए। ओके, द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस यूनिट्स लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा डेली। ठीक है, जो बच्चे स्पेशली मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं उनको पेपर 1 में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसी के वजह से उनके मार्क्स 50 में से बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। इसी की वजह से उनका JRF नहीं हो पाता मैक्सिमम ऑफ द टाइम। ऐसे बच्चों के लिए मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा, आप प्लीज़ स्टार्टिंग से जब भी अपनी आप प्रिपरेशन करें, आप डिसाइड कर ले प्रिपेयर करने का, आप प्लीज़ डेली डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब को प्रैक्टिस करिए। ये टाइम कंज्यूमिंग यूनिट्स हैं, लास्ट में अगर आप रखेंगे इन यूनिट्स को समझने के लिए तो बहुत टाइम निकल जाएगा और आपसे होगा भी नहीं। ओके, देन मेक वीकली एंड मंथली टाइम टेबल्स टू बी ऑन ट्रैक विद टाइम। ठीक है, आपने जैसे मैं आपको फर्स्ट सेगमेंट के बारे में याद दिला रही हूँ, आपने सब डिसाइड कर लिया, सिलेबस भी होगा, यूनिट भी डिसाइड हो गई। उसके बाद आप एक मंथली टाइम टेबल बनाओ जो कि ब्रॉड अप्रोच को कवर करेगा, एंड एक वीकली टाइम टेबल बनाओ जो नैरो अप्रोच को। मंथली टाइम टेबल में आप लिखो कि इस महीने में मैं ये यूनिट्स कवर करूँगा और या करूँगी, और वीकली टाइम टेबल में लिखो कि इस हफ्ते में मैं इतना पोर्शन, इतनी यूनिट कवर करूँगी। ठीक, दोनों टाइम टेबल बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथली आपका चेक रखेगा कि इस मंथ में इतनी यूनिट्स हो जाए, वीकली आपका चेक रखेगा कि आपने वीक में क्या किया। एट द एंड ऑफ द वीक आप चेक करो, देखो क्या जो आपने टाइम सेट किया था, जो भी टॉपिक्स कवर करने थे वो कवर हुए या नहीं हुए। इन केस उस वीक में वो टॉपिक नहीं कवर हो पाए हैं तो नेक्स्ट वीक में और टाइम अलॉट करके और अच्छे से पढ़ाई करके नेक्स्ट वीक में तो डेफिनेटली वहाँ पे उस वीक के गोल को प्लस वीक 1 के गोल को जो आप नहीं कवर कर पाए थे उनको कवर करने की कोशिश करिएगा। तभी जाके आपका मंथली आप टाइम टेबल, आपका मंथली गोल आप रीच कर पाएंगे। ओके, नाउ फोर्थ सेगमेंट, दैट इज हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू रिवाइज फॉर नेट JRF एग्जाम। सी, revision is very important. I cannot emphasize on its importance, and keep at least 25 to 30 days should be kept for revising before the exam, and practice a lot of mocks within this 3 hours in these 25 and 30 days. आपको अपनी तैयारी जो आपको यूनिट रिवाइज करनी है वो अलग, उसके अलावा 25 से 30 दिन 25 दिन आइडल से अपने रिवीजन के लिए रखिए। इस टाइम में इन 25 डेज बिफोर एग्ज़ाम आप सारी यूनिट्स को रिवाइज करिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, आप प्रॉपर मॉक्स को 3 घंटे का समय सेट करके प्रॉपर प्रैक्टिस करके एकदम उसको लाइव, जैसे कि आप वहाँ पे नेट एग्ज़ाम में ऑनलाइन बैठ के आप पेपर दे रहे हो, उसको पूरा एक्सपीरियंस करिए अपने घर पे बैठ के, सराउंडिंग्स को क्रिएट करिए अपने आसपास।
इससे क्या होगा, जब आपको ये मॉक्स प्रैक्टिस कर लेंगे 3 आवर्स के अंदर, डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो एनजाइटी है एग्ज़ाम के लिए, जो आपका स्ट्रेस है, नर्वसनेस है कि उस समय कैसे करूँगा, कंप्यूटर को कैसे यूज़ करूँगा, और कैसे 3 आवर्स में कंप्लीट हो पाएगा पेपर, टाइम से कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कौन से क्वेश्चंस को मैं कवर करूँ पहले, कौन से क्वेश्चंस को नहीं, ये सब ये आपकी उस प्रैक्टिस, उस 25 डेज़ की मेहनत से आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये एनजाइटी में बहुत कमी आएगी, बहुत फ़र्क आएगा। Thirdly, see, revision provides more clarity and builds a sound base for preparation. रिविजन से क्या होता है, आपको अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर और क्लैरिटी मिलती है। अच्छा ये था, अब क्या होगा रिविजन में, तो अपने सारी यूनिट्स आप पढ़ोगे, साथ में पढ़ोगे, तो आपको और देखोगे कि यार कैसे एक ही टॉपिक 2 या 3 यूनिट से टच करता है, उसके वजह से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी उस टॉपिक के बारे में। प्लस आपका एक प्रिपरेशन का एक साउंड बेस तैयार होगा कि हाँ मैंने इतने दिन इंडिविजुअली यूनिट्स को पढ़ा, उनको सॉल्व किया, अब मैं उन्हीं यूनिट्स को अमेलगमेटेड उनको टुगेदर लेके पढ़ पा रहा हूँ या पढ़ पा रही हूँ, उनको रिविजन कर पा रही हूँ, सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, विच विल बी वेरी गुड फॉर योर कॉन्फिडेंस बिफोर द डे ऑफ एग्जाम। ओके, fifth and the last segment, and I think so it is very important, which is how to be calm and positive throughout your preparation. जब आप अपने डिसाइड कर लिया कि आप इस जर्नी में जाएंगे नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, उस जर्नी के थ्रू आउट आई वॉन्ट कि आप प्लांट करें ओनली पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड। आप अपने दिमाग में अच्छे थॉट्स लाइए, हाँ मेरा नेट जेआरएफ एग्ज़ाम होगा, इसको बार बार सोचते रहिए, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का इमेजिन करिए कि उसके बाद कितनी मेरे मम्मी पापा को खुशी मिलेगी, मुझे कितनी खुशी मिलेगी। नेगेटिव थॉट्स को मत अपने माइंड में आने दीजिए। जब आप इन पॉजिटिव माइंड थॉट्स को अपने माइंड में लेंगे तो आपको खुद एक अलग सी एनर्जी, अलग सा कॉन्फिडेंस मिलेगा उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। सेकेंड, टेक दिस प्रिपरेशन फेज एज अ जर्नी ऑफ नॉलेज। सी, दिस प्रिपरेशन फेज ऑफ नेट जेआरएफ एग्ज़ाम, आप इसको इस तरीके से लिए कि इसमें मुझे कितना कुछ सीखने को मिला, कितनी एक मेरी जर्नी हुई कि मैं कहाँ पे, मुझे जब अपने एग्ज़ाम या पेपर 1 के बारे में कुछ नहीं आता था और अब मुझे कितना कुछ आता है। एक क्यूरियसनेस रखी अपने अंदर। एक बहुत फेमस लाइन है कि काबिल बनो, कामयाबी तो अपने आप पीछे आएगी। उस एग्ज़ाम के लिए आप काबिल बनिए, अपनी प्रिपरेशन करिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। Thirdly, be honest and true to yourself and remind yourself why you had started. अपने आप से ईमानदार रहिए। अगर आपने कोई गोल फिक्स किया है तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, अपने आप से झूठ ना बोलिए प्लीज़। एंड ऑल्सो अपने आप को, अगर आप कभी डीमोटिवेट हो रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ बार बार सोचिए कि मैंने ये जर्नी क्यों चुनी थी, क्यों मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, उसके बारे में थॉट्स लाइए, उसके बारे में सोचिए, यू विल डेफिनेटली फील बेटर। Then you should reward yourself. This is, I believe, this is very good. आप अपने, जैसे कि आप अपने आप को रिवॉर्ड करिए। अगर आपने कोई टारगेट अचीव कर लिया है तो उसको, अगर आपको कोई टीवी सीरीज़ देखनी है, मोबाइल चलाना है, फेसबुक चलाना है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स करनी है, या जो भी आपको इंटरेस्ट करता है, जो भी करना है, आप एम रखें कि अगर मैंने ये टॉपिक ख़त्म कर लिया आज के लिए अच्छे तरीके से, क्वालिटी वाइज, तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूँगा, मैं अपना आपको रिवॉर्ड करूँगा। इससे क्या होगा, आपको आएगा कि हाँ ऐसे तो मेरी पढ़ाई भी चल रही है, मैं अपने टारगेट को भी रीच कर रहा हूँ, प्लस मेरा एंटरटेनमेंट वाला क्वेश्चन भी पूरा हो रहा है। देन लास्ट, टेक दिस टाइम एज अ वंडरफुल golden opportunity and utilize it efficiently. The time which we have right now, which has been due to COVID-19, टेक दिस नॉट नेगेटिवली बट वेरी पॉजिटिवली कि यही आपके पास अपॉर्चुनिटी है। एग्ज़ाम्स भी डिले हो रहे हैं, आगे डिले हो गया है, तो इससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसके दौरान अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है प्रिपरेशन, आप कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी पुराने कैंडिडेट है जो प्रिपेयर कर रहा है, आप इसको अपनी और प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। एंड देन लास्टली, डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ। अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर भी मत डालिए। अगर जैसे कि आज आप नहीं पढ़ पाए कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से, या आज आपका मन नहीं करा पढ़ने का, कोई बात नहीं, आप अपने आप से प्रॉमिस करिए आज मैंने नहीं पढ़ा, आज मैं इतना टाइम पास करा मैंने, या जो भी कुछ हो गया, मैं बीमार था, नहीं ठीक था, इससे डिस्करेज होने वाली बात नहीं है। आप नेक्स्ट दिन उसी चीज़ को कंपनसेट करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट दिन आप जितना आपसे नहीं कवर हो पाया, आप उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करिए, ठीक। एंड सम डेज आई नो जर्नी के ड्यूरिंग
कभी कभी लगता है मैंने इतना तो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या सक्सेस मिलेगी, क्या मेरा ऐसा होगा या नहीं होगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, आप अपना काम करते जाइए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। पॉजिटिव रहना प्रिपरेशन के दौरान, किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमेशा उस एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉजिटिव थिंग्स इमेजिन करिए कि आपके पास आपका अवार्ड, JRF अवार्ड लेटर आ गया, आप नेट पास कर चुके हैं। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस हेल्प्स अ लॉट। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, आपको इस स्ट्रैटेजी से कुछ हेल्प मिले। ओके अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, एंड अपने लाइक भी ज़रूर करिए अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आए हों, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर, डोंट गिव अप, नेवर गिव अप, you will succeed one day definitely. Thank you so much.